हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं और ये जो प्रमेय है वास्तव में बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। वास्तव में ये प्रमेय अगर अभी आप देखेंगे इसके जितने भी एल्गोरिथम हैं वो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान है। जरा ध्यान दीजिए क्या है इस प्रमेय का कथन क्या और ये प्रमेय है क्या। कह रहा इस प्रमेय को हम कहते हैं, ये प्रमेय 6.4 और ये भुजा 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 समरूपता प्रमेय है। कह रहा यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपातिक हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा भाई क्या है ये। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, सपोज कर लीजिए ये रहा हमारा एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज हमने ले लिया इस तरीके से, एक त्रिभुज हमने लिया ये, इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया है ना, क्या नाम दिया हमने इसको, त्रिभुज ABC नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया इसको भाई, त्रिभुज ABC। चलिए ये त्रिभुज A और ये रहा त्रिभुज शीर्ष A, शीर्ष B और ये शीर्ष C। और ये दूसरा त्रिभुज रहा हमारा, इसको मैं यहां बना देता हूं। इस त्रिभुज का जो नाम है वो ये है, क्या नाम है भाई इसका, इस त्रिभुज का जो नाम है वो ये है त्रिभुज, अभी हम बस पहले बन जाइए डायग्राम, इसको हमने नाम दे दिया DE और ये रहा आपका F। ये तीन शीर्ष हो गए इसके, DEF हमारा त्रिभुज बन गया। समझो क्या रहा है ये प्रमेय। सबसे पहले हम इस प्रमेय की कथन से जो चीजें ज्ञात है वो लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है भाई, है ना, ज्ञात है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या ज्ञात है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं यानी त्रिभुज ABC की भुजा AB है ना, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपातिक हो, यानी AB अगर लिया जाए बटे D, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा BC बटे AF बराबर होगा AC बटे DF। ये चीज हमें ज्ञात है। अर्थात AB बटा, है ना, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये चीजें हमें ज्ञात है। क्या हमें सिद्ध करना है, यह हम लिख देते हैं, जो हमें सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है भाई, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये हमें सिद्ध करना है। समरूप होने का मतलब इसका कोण A बराबर होगा इसके कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के, कोण C बराबर होगा कोण F के। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं, अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वो समरूप भी होंगी। तो इससे बेहतर है अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, ABC और DEF को, तो अगर ये सर्वांगसम हो गई तो ये समरूप भी होंगी। हम वही करेंगे, देखिए कैसे। हम एक रचना करते हैं। रचना हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रचना हम ये कर रहे हैं, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में, है ना,
हमने क्या किया, भुजा DE व EC पर, सॉरी DF पर दो बिंदु, हम दो बिंदु ले रहे हैं, कौन कौन से, मान लीजिए पहला बिंदु हमारा ये हो गया P और दूसरा बिंदु हमने ले लिया ये Q। दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर हमारा हो, AB बराबर जो हो वो हमारा किसके हो, DP के, और या तथा AC जो हो वो बराबर हो हमारा DQ के। और P को Q से क्या किया हमने, P को Q से क्या किया, मिलाया। ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, पहले मिला तो ले। यहाँ समझिए, P को हमने Q से क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। P को हमने Q से क्या कर लिया, मिला लिया। चलिए अब हम इसकी उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, उपपत्ति। उपपत्ति बड़ा अजीब वर्ड है पर है बहुत प्यारा वर्ड। देखिए इसकी उपपत्ति क्या है, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ AB बटा DE ये बराबर है आपका AC बटा DF के। AB बटा DE बराबर है AC बटा DF के। और ये पूरी कहानी आपको क्या है, पता है, ज्ञात है ना। चलिए अब हम आगे कर चलते हैं। या आपने रचना से AB को किसके बराबर किया है, DP के बराबर। तो AB की जगह अगर हम DP लिख दे, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। AB बट की जगह हमने क्या लिख दिया, DP बटा DE बराबर AC की जगह हमने लिख दिया DQ बटा कितना, DQ बटा कितना, DF। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जरा इस DEF त्रिभुज को देखो जरा, DEF जो त्रिभुज है हमारा, इसको देखिए जरा। DP, यहाँ देखिए, DP बटा DE DQ बटा DF। कुछ याद आ रहा होगा आपको, पढ़े हैं आप इस चीज को। ये याद आ रहा होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी रेखा के द्वारा प्रच्छेद होती हैं और वो रेखा जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करे, अगर उनके प्रच्छेदन से ये दोनों भुजाएं समानुपातिक हों तो ये रेखा जो होगी वो इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखो DP बटा DE और DQ बटा DF समानुपातिक है कि नहीं। और जब ये समान अनुपातिक है, मतलब समान अनुपात में है, तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। अतः आप यहाँ लिख देंगे BPT के विलोम से। हाँ, ये चीज़ आपने क्यों लिखा भाई, ये चीज़ DP की AB की जगह DP आपने कैसे लिखा, रचना से। अतः BPT के विलोम से, BPT का मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT के विलोम से क्या मिलेगा भाई, BPT के विलोम से हमें ये जो रेखा है PQ बच्चों, ये समानांतर हो जाएगी EF के। और जैसे ही PQ समानांतर हो गई है ना, आपको क्या पता हो, आपको ये पता होना चाहिए, ये इसके समानांतर हो गया तो बच्चों कोण P बराबर हमारा हो जाएगा कोण E के, और कोण Q बराबर हमारा हो जाएगा कोण F के। ये पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं, चलिए। और ये क्यों बराबर होंगे, जब ये समांतर हो गया तो ये कैसे कोण है भाई, ये आपका कैसे कोण है, संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण। चलिए आगे चलते हैं। और अब जरा ध्यान दो, अब है ना,
अब त्रिभुज डी पी क्यू, यहाँ जरा समझो, हम एक रफ लेते हैं, उस रफ पे आपको समझा देते हैं। हाँ यहाँ देखिए, एक मिनट, इधर देखिए, त्रिभुज डी पी क्यू और ये जो दूसरा त्रिभुज है हमारा डी ई एफ, डी बराबर है डी के पी सिद्ध हो गया, ई के क्यू सिद्ध हो गया, एफ के, तो तीनों कोण इसके बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हो गए, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, तो ये तीनों त्रिभुज कोण 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 समरूपता प्रमेय से समरूप हो गए कि नहीं, बोलो। इसलिए डी पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, और इसको मैं करता हूं समीकरण नंबर 1। चलिए भाई आगे चलते हैं, और जैसे ही ये समरूप हो गए तुरंत हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देते हैं। अब है ना, अब बीपीटी से, किससे, बीपीटी से, क्या है भाई बीपीटी, देखो जरा, डीपी बटा है ना डीई बराबर हमारा हो जाएगा, डीपी बटा डीई बराबर हमारा हो जाएगा पी क्यू बटा ई एफ। या अभी जरा बताओ डीपी किसके बराबर है, यहाँ ए बी के, ए बी बटा डीई हमारा हो जाएगा पी क्यू बटा ई एफ के, और इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 2, है ना। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है परंतु भी, है ना, परंतु हमारे पास एक चीज और है, क्या है वो चीज, यहाँ देखिए, परंतु ए बी बटा डी ई ये किसी और के भी बराबर है। देखिए किसके बराबर है, ए बी बटा डी ई ये बराबर है बी सी बटा ई एफ के, बराबर है ना बी सी बटा ई एफ के, ये इसके भी बराबर है, और इसको करिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जरा समीकरण 2 और 3 को खूब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देख लिए। चलो कुछ दिखा होगा, और जो दिखा होगा मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर सही दिखा होगा तो आप लोग जरूर समझ जाएंगे। समीकरण 2 और 3 से सही दिखा होगा तो मुस्कुरा देंगे, नहीं दिखा होगा तो बोलेंगे सर नहीं दिखा, फिर से समझा देंगे। तो यहाँ देखो, इसका LHS इसके LHS के क्या है, बराबर है, तो इसका RHS इसके RHS के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात PQ बटा EF बराबर BC बटा EF के, है ना। चलो यहाँ देखिए, इसको इससे हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। हमें क्या मिला भाई, हमें ये मिला, यहाँ लिख देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। तो यहां से हमें PQ बराबर क्या मिल गया, बोलो, PQ बराबर हमें क्या मिल गया भाई, और ठंड आज बहुत ज़्यादा है ना, एकदम मन नहीं कर रहा था कि आज वीडियो बनाए, लेकिन आप लोगों के लिए जान लीजिए मेहनत करना पड़ा, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड है आज, है ना। तो PQ बराबर हमारा हो गया, यहाँ लिख देते हैं, PQ बराबर हमारा हो गया, है ना,
पी क्यू बराबर हमारा हो गया बी सी के, हो गया ना। पी क्यू किसके बराबर हो गया भाई, बी सी के। देखो ये जो पी क्यू है ये हमारा पी क्यूआ है जो है पी क्यू है ना। अरे कहाँ यार, इधर आओ। ये जो हमारा पी क्यू है ये इस बी सी के क्या हो गया, बराबर हो गया। और है जरा देखो ए सी जो हमारा था वो किसके बराबर था, वो बराबर था डी क्यू के। तो जरा ध्यान से देखना, इस त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज डी पी क्यू की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो गई कि नहीं, हो गई कि नहीं। इसीलिए इसको कहा गया भुजा भुजा समरूपता प्रमेय। अभी देखो कैसे, तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज हम यहाँ लिख देते हैं सीधे, इसलिए त्रिभुज है ना डी पी क्यू, एक बार लिख लेते हैं पी क्यू बराबर बी सी, या अब त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी है ना। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो आपको पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होंगे, लेकिन दो आकृतियां अगर समरूप हैं तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकती। अतः हम लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और इस पूरी कहानी को हमने कर दिया समीकरण नंबर 4 है ना। समीकरण नंबर कितना कर दिया, 4 कर दिया। चलिए 4 यहाँ मेंशन कर देते, ये रहा आपका समीकरण नंबर 4। अब जरा समीकरण 1 और 4 को ध्यान से देख लो। समीकरण 1 व 4 से देखो जरा, समीकरण 1 में क्या कर रहा है, डी पी क्यू समरूप है डी ई एफ के, डी पी क्यू समरूप है डी ई एफ के। और समीकरण 4 कह रहा है कि यह डी पी क्यू समरूप है ए बी सी के। यानी अगर मैं कह दूं कि यहाँ समझो 5 बराबर है यहाँ 3 के, और यहाँ लिख दूं 5 बराबर है 2 के, तो क्या 3 बराबर 2 नहीं होगा, है ना। अर्थात समझो, जब डी पी क्यू समरूप है डी ई एफ के और डी पी क्यू समरूप है ए बी सी के भी, तो बच्चों त्रिभुज ए बी सी भी समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी भी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। किसके समरूप होगा, डी ई एफ के। और हमें यही सिद्ध करना था। आप लिख देंगे यहाँ हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, है ना। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। और तुरंत आपको चेक करने वाला ऐसे पेन अपना लेगा और इस तरीके से यहाँ साइन करेगा, यहाँ गुड करेगा और आपको यहाँ फटाफट 6 नंबर दे देगा। लो भैया 6 नंबर ले लो, बहुत सुंदर लिखे हो तुम, और तुमको 6 नंबर तुरंत मिल जाएगा, है ना। लेकिन कब, जब आप मेहनत से इस प्रमेय का रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे कि वो भी इस प्रमेय को हमारी वीडियो की मदद से अच्छे से तैयार कर लें। बात समझ में आई? तो आज सिर्फ यही तक। ठंडी बहुत ज़्यादा है ना, बच के रहिए, टोपी लगाइए, और जो है रजाई के अंदर सिर्फ पढ़ाई करिए, है ना। तो मिलते हैं फिर हम कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।